अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत होंगे। आज हमने अपने सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 देखना है। इस लेक्चर में हम देखेंगे आपके बुक का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स। 1.1 में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। तो इस चैप्टर का आगाज़ हमारा टॉपिक नंबर 1.1 से हुआ था। आज इस वीडियो में हम 1.2 के जितने भी हेडिंग्स हैं उसको हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो 1.2 के अंदर हमारे पास है प्रोग्रामिंग की बेसिक्स। बेसिक्स कहते हैं बुनियादी चीज़ों को, जिसके बारे में अगर हमें नाउ हाउ होगी, जिसके बारे में हम कुछ जानते होंगे तो फिर ही हम आगे कुछ उस प्रोग्रामिंग या उस बारे में कुछ सीख सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स हमें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स का पता होगा तो फिर ही हम इसकी फर्दर हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके रूल्स वगैरह सीखने हैं, इसका सिंटैक्स सीखना है, तो फिर हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो 1.2 हेडिंग हमारे पास है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। इसमें कहता है ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बने बनाए ब्लॉक मौजूद होते हैं जो कि हम, और कुछ रूल्स मौजूद होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, और इन रूल्स को कहते हैं सिंटैक्स। जिस तरह हम सी लैंग्वेज के अंदर काम करेंगे, सी प्लस प्लस के अंदर, तो हमें इसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इसके रूल्स की वायलेशन करेंगे, इसके रूल्स की खिलाफवर्जी करेंगे, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। तो सिंटैक्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग के जो रूल्स हैं, हर लैंग्वेज के रूल्स अलहदा होते हैं। जैसे हम सी प्लस प्लस है तो ऑलमोस्ट रूल सब के सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सब में। यहाँ पे भी हमारे पास रूल्स जो होंगे सी लैंग्वेज है कि अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हम इसका सिंटैक्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा कि हमने इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। आगे इसमें उसने आपको बता दिया कि सिंटैक्स कैन बी थॉट एज अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाइल प्रोग्रामिंग इफ प्रॉपर सिंटैक्स और रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड द प्रोग्राम डज नॉट गेट कंपाइल्ड। अगर हम प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे जिसमें हमारे पास उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया गया होगा, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, हमें एरर दे देगा, और इस किस्म के एरर्स को कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो 1.2 के अंदर हमें ये बताया गया। आगे है 1.2.1 रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स को हम प्री डिफाइंड वर्ड्स भी कह सकते हैं, ऐसे अल्फाज जिनका पहले से मतलब डिफाइन किया जा चुका है। तो ऐसे ये मतलब किसने डिफाइन किया है? ये मतलब डिफाइन किया है इस लैंग्वेज को बनाने वाले ने। ये ना सिर्फ हमारे पास सी लैंग्वेज में होता है बल्कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी जावा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड्स मौजूद होते हैं। तो सी लैंग्वेज में भी रिजर्व वर्ड्स मौजूद हैं। इनका हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इनको हम इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस मकसद के लिए इन्हें बनाया गया है। हम इन्हें अपने मर्जी से अपने मतलब के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनका मतलब पहले से डिफाइन किया जा चुका है। हम अपने किसी वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड में से नहीं रख सकते। वेरिएबल क्या होता है आगे जाके हम डिटेल से देखेंगे जब हम ये प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे भी आपने ये याद रखना है कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस मकसद के लिए वो बने हैं सिर्फ वो उसी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और इनका मकसद क्या है, इनकी ये किस लिए बने हैं, तो ये इस लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। ये लिस्ट उसने दे दिया हमें कि ये आपके पास वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के अलावा बाकी सारे लफ्ज़ जो हैं, वर्ड्स हैं जो, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स के तौर पे और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। ईच वर्ड हैज़ इट्स स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। आप इसे यूज़ क्यों नहीं कर सकते? यूज़ इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे हर वर्ड का मतलब कंपाइलर को पहले पता होता है कि इसका ये मतलब है। तो अगर हम उसे अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे तो उसको उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कंपाइलर में उसका मतलब कुछ और सेव है और हम उसे किसी और मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स आर नाउन एज रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। आगे हमारे पास जी एक्टिविटी 1.3 है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इन सर्कल द रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कौन कौन से लफ्ज़ रिजर्व वर्ड्स हैं, आपने इनमें से सर्कल करना है।
तो आपके सामने ये ऊपर टेबल बना हुआ है, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। आपने इसमें से ढूंढ के यहाँ से देखना क्या इसमें कोई लफ्ज़ इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। जैसे सबसे पहले लफ्ज़ है INT, तो यहाँ पे अगर INT मौजूद है, जी मौजूद है, ये मौजूद है, तो ये रिजर्व वर्ड है। तो आपने इसे सर्कल कर देना है कि ये रिजर्व वर्ड है। आगे पैक है, तो पैक हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये रिजर्व वर्ड नहीं है। इसी तरह सोन आपने से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.2.2 स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब हम जब एक प्रोग्राम बनाएंगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हमें किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर डिफाइन है कि हमारे पास इसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा कहलाता है लिंक या हेडर सेक्शन, दूसरा हिस्सा कहलाता है मेन सेक्शन और तीसरा हिस्सा कहलाता है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन होता है लिंक और हेडर सेक्शन, ये हमारे पास प्री डिफाइंड बनी बनाई लाइब्रेरीज होते हैं जिसे हमने यूज़ करना होता है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास जी बनी बनाई जो बाउंड्रीज हैं उनमें है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसे शॉर्टकट studio.h लिखा जाता है। फिर और हैश इंक्लूड कंट्रोल इनपुट आउटपुट, जिसे conio.h लिखा जाता है। और थर्ड नंबर पे इंक्लूड math.h। ये हमारे पास है लाइब्रेरी फाइल्स, या हम आपकी बुक पे इन्हें नाम दिया गया है हेडर सेक्शन और लिंक सेक्शन का। तो ये इसके अलावा और भी होती हैं, लेकिन ये 3 जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब ये होती क्या है? ये हैश इंक्लूड studio.h जो है ये हमारे पास एक लाइब्रेरी फाइल है। इसके अंदर बनी लाइब्रेरी, जैसे आम हमारे कॉलेजेस वगैरह में लाइब्रेरी होती है, उसमें पहले से बुक्स भरी होती हैं। इन लाइब्रेरीज के अंदर सी के बने बनाए फंक्शन स्टेटमेंट्स भरे हुए हैं जिन्हें हमने यूज़ करना है। अगर हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे और इनके अंदर भरे हुए फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। वो हमारे पास एरर आ जाएगा कि प्रोटोटाइप नॉट डिफाइंड, कि ये जिसके अंदर भरा हुआ है वो तो आपने डिफाइन किया नहीं और आप इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर इनपुट आउटपुट के हवाले से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के हवाले से लाइब्रेरी की फाइल्स भरी होती हैं। इसके अंदर कंट्रोल इनपुट आउटपुट के हवाले से भरी होती हैं और इसके अंदर मैथ के फंक्शंस भरे होते हैं। एच का मतलब होता है हेडर। जब भी हम किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे C++ के अंदर, तो सबसे पहला जो उसमें सेक्शन होगा वो हमारे पास होगा हैश इंक्लूड और हेडर फाइल का नेम। अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका आगाज़ भी हैश इंक्लूड studio.h से हुआ था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से। इसी तरह सो ऑन हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे आगे भी, सब का आगाज़ हमारा हेडर फाइल से ही होगा। हेडर फाइल के अलावा हम तो अपने प्रोग्राम का स्टार्ट आगाज़ नहीं कर सकते। इसमें कहता है वाइल राइटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज वी मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ फंक्शन दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज, बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड द फाइल वेयर दिस फंक्शन हैव बीन डिफाइंड। कहता है सी लैंग्वेज के अंदर जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऐसे फंक्शन यूज़ करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी इस लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है। लेकिन हमें यूज़ करने से पहले क्या करना पड़ेगा? उन फाइल को, उन फंक्शंस को जिसके अंदर वो भरे हुए हैं उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा, उन्हें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। डिफाइन वो पहले से, हमें उन्हें यहाँ पे जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये कहाँ पे इंक्लूड करते हैं? ये हम हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे पास ये हेडर सेक्शन है। आगे इसका एक सिंटैक्स आपको बता दिया गया और मिसाल के तौर पे इसने math.h का आपको बता दिया कि इसके अंदर मैथ के फंक्शंस भरे हुए हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। दूसरा सेक्शन है मेन सेक्शन का। ये हम बेसिकली लिखते हैं void main, ऐसे ये सेक्शन हम लिखते हैं। ये सेक्शन हमारे पास होता है, ये कहलाता है मेन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ये असल में एग्जैक्ट वो प्लेस होती है जहाँ से हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और ऑफ एग्जीक्यूशन। कहता है हर प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे हेडर फाइल का होना ज़रूरी है, वैसे ही मेन फंक्शन सेक्शन का होना भी ज़रूरी है। अगर मेन सेक्शन नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मेन सेक्शन कैसे लिखते हैं? ऐसे मेन सेक्शन लिखते हैं जो मैंने आपको लिख के बता दिया। आगे इसको भी हम डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं। ये वॉइड की जगह पे हम इसके रिटर्न टाइप इंटीजर, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट वगैरह लिख सकते हैं।
अगर हमें रिटर्न में कोई चीज़ चाहिए तो हम इसकी डाटा टाइप लिखेंगे, अगर नहीं चाहिए तो हम सिंपल वॉइड लिखेंगे। लेकिन हमारे जो कंपाइलर है डेव सी प्लस प्लस वो वॉइड को सपोर्ट नहीं करता, वो इंटीजर या कोई और टाइप को सपोर्ट करता है, हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा है जी मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के बाद आती है हमारा बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, हमारे प्रोग्राम की बॉडी। ये जो बॉडी होती है हमारे प्रोग्राम की मेन सेक्शन के बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो जाती है, इस सिंबल के साथ ये स्टार्ट होती है और इस सिंबल के साथ ये क्लोज होती है। इसके दरमियान में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सारे का सारा हमारा कहलाता है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। या जिसके अंदर हम कोड लिखते जाएंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। हर लाइन एक स्टेटमेंट कहलाती है और इसके अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम बनाया करेंगे। बेसिकली हमारा प्रोग्राम इस मेन फंक्शन से होता हुआ हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी में जो कुछ मौजूद होता है उसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ बॉडी में हम वो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जो कि हमने ऊपर हेडर फाइल्स में हमारी पहले से डिफाइन होती हैं, पहले से भरी होती हैं, हम सिर्फ उसे इंक्लूड किया और यहाँ पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के। इसे देख लेते हैं। कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन इज इनक्लोज्ड इन द कर्ली ब्रेसेस, कहते हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स में बंद होती है, वो आपको अभी भी मैंने दिखा दिया। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स होती हैं उससे बॉडी बनती है। मिसाल के तौर पे हमने ऊपर प्रिंट एफ के एक प्रोग्राम के अंदर किया था, तो मैं आपको वो दिखा दूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा बॉडी स्टार्ट प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये वाला हिस्सा कहलाएगा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारा जो तीसरा प्रोग्राम तीसरा चीज़ है, तीसरा सेक्शन या थर्ड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, थर्ड स्ट्रक्चर का तीसरा हिस्सा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया हमारा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। आगे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है जो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ उसने ये कहा है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का सीक्वेंस वही होना चाहिए बॉडी के अंदर जिस सीक्वेंस से हम उसका आउटपुट चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पहले ये लाइन नज़र आए तो पहले हम ये लाइन लिखेंगे, जो लाइन हम बाद में देखना चाहते हैं वो लाइन हम नीचे लिखेंगे। तो इस तरह इसका एक प्रोग्राम जो है एक सीक्वेंस से लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे उसने बताया कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि हम वेरिएबल का नाम जो रखेंगे उस वेरिएबल के अल्फ़ाबेट अगर हम कैपिटल लिखेंगे तो हम नीचे जहाँ जहाँ वेरिएबल को यूज़ करेंगे उस वेरिएबल को वहाँ पे हमें वो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, हम स्मॉल के साथ उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हमने ऊपर स्मॉल लिखा है तो हम नीचे भी स्मॉल करैक्टर्स के साथ उसे एक्सेस करेंगे, अदरवाइज वो हमारा वेरिएबल नेम चेंज कंसीडर होगा, सेम कंसीडर नहीं होगा। केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव दोबारा समझ लें, केस सेंसिटिव ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल के नेम्स है मस्ट बी सेम, इतने सेम होने चाहिए कि उनके अपर केस और लोअर केस यानी कि कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास होता है जी केस सेंसिटिव। और आखिर में उसने कहा है कि हर एक जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से बंद होती है। सेमीकोलन इस निशान को कहते हैं। ये निशान आपको कीबोर्ड पे एल के बटन के आगे वाला बटन मिल जाएगा। स्टेटमेंट किसे कहते हैं वो मैं अभी आपको बता के आया हूँ। स्टेटमेंट कहते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे पास सेक्शन होता है वहाँ पे हर लाइन एक स्टेटमेंट कहलाती है। जैसा कि हमारे पास ये प्रिंट है हेलो वर्ल्ड एक स्टेटमेंट है और आप देख सकते हैं इसे सेमीकोलन के साथ बंद किया गया, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसी तरह नीचे हम अगर और भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो हर स्टेटमेंट को हमें सेमीकोलन से बंद करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जी बॉडी के प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर के 3 इसके पार्ट्स जो हमने डिस्कस किया और उसके नीचे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया था वो डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमें उसने आगे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.4, कि आपने क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ऊपर 3 पार्ट हम पढ़ के आए हैं। सबसे पहले है हमारे पास लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन, दूसरा है हमारे पास मेन सेक्शन और तीसरा है हमारे पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h है, ये हमारे पास है जी हेडर फाइल्स। ये वॉइड मेन वाला जो फंक्शन ये है मेन फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस से नीचे कर्ली ब्रेसेस तक है हमारे पास बॉडी ऑफ द सी प्रोग्राम। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट एफ और गेट सी एच, आप देख सकते हैं दोनों को उस सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया गया, बंद किया गया।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर 1.2 हेडिंग्स के अंदर 1.2.2 तक हम डिस्कस किया। 1.2.3 हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अभी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके वो पूछ